हेलो थ्री एन फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। जैसे ही मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो हमारे 3 वीडियोस पर डे आने लगेंगे। तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। हम अपनी नोवेल को स्टार्ट करते हैं। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि गुयू ने जियोयान को बताया था कि तुम्हारे इंसेस्टर को बचाया तो जा सकता है और इसके लिए हमारी हेल्प सोल और रीजन कर सकता है। जो देखकर जियोयान काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। तो ये एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है और जियोयान काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड तरीके से गुयू को देख रहा होता है और उनसे पूछता है सोल ओरिजन, जिस पे वो जियोयान को बताते हैं हाँ, सोल ओरिजन। और इसके अलावा ये पूरी तरीके से प्योर होना चाहिए। अगर ये पूरी तरीके से प्योर नहीं होता है और आपके एंसेस्टर के साथ इसे फ्यूज किया जाता है तो ये आपके एंसेस्टर की सोल के साथ कॉन्फ्लिक्ट की संघर्ष करेगी। और इसके बाद मुझे लगता है कि लास्ट रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। जियोयान गोयू की बात को काफी ध्यान से सुनता है। साथ ही साथ उसे पता था कि किसी की भी सोल एसेंस या ओरिजिन सोल उसका फाउंडेशन होती है और अगर उसका सोल एसेंस उससे छीन लिया जाए तो ये उसे मारने के बराबर ही होता है। और ये काम कुछ ऐसा था जो कि जियोयान बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि जियोयान को अपने एंसेस्टर को रिवाइव करने के लिए भी ऐसा करना पड़ता तो भी जियोयान ये नहीं करता। लेकिन जियोयान को पता था कि अगर वो ऐसा नहीं करता है तो जियो जुआन को वापस से रिवाइव नहीं किया जा सकता। और इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था। गुयू जब जियोयान को इतना ज़्यादा कंफ्यूज देखता है तो वो स्माइल करते हुए जियोयान से कहते हैं छोटे साथी, चिंता मत करो, तुम्हें लोगों को मारने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको इतना करना है कि आपको उन लोगों को मारना है जो लोग आपको मारना चाहते हैं। इस तरीके से आपको सोल एसेंस भी मिल जाएगा और आप अपने दुश्मनों को भी ख़त्म कर देंगे। क्या ये अच्छा नहीं है? क्या दिमाग की बात कही इसने। इसके बाद गुयू जियान से आगे बात करते हुए कहते हैं जहां तक बात है सोल ओरिजन को रिफाइन करने की तो मुझे लगता है आपको पहले ही इसमें कैपेबल होना चाहिए। क्या आप अपनी पहचान तो नहीं भूल गए? केवल 10 साल ही हुए हैं, आप फ्लेम एम्परर हैं। मुझे वास्तव में विश्वास नहीं हो रहा कि आप फ्लेम एम्परर हैं। आप अपनी आइडेंटिटी को कैसे भूल सकते हैं? क्या आप भूल गए कि हेवनली फ्लेम एक डिवाइन ऑब्जेक्ट है जो कि किसी भी चीज को जलाकर राख कर सकती है? फिर भला सोल एसेंस कौन सी बड़ी चीज है? और इसके साथ ही साथ आपको याद होना चाहिए कि आपके पास तो फॉलन हार्ट फ्लेम भी है जो कि किसी भी सोल को और स्पिरिचुअल पावर को काफी बड़ा झटका दे सकती है। इसी के साथ साथ आपके पास प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम है जो कि किसी भी चीज को काफी इजी तरीके से प्यूरिफाई कर सकती है। मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? गुयू की बात को सुनकर जियोयान अचानक से स्माइल करता है और इसके बाद वो अपने दिल में कुछ सोचता है और गुयू से कुछ और चिट चैट करके अपने कल्टीवेशन में बैठ जाता है। साथ ही साथ जियोयान के सीने के पास जेट की बोतल को साफ साफ देखा जा सकता था जिसमें कि जियोयान के एंसेस्टर जियो जुआन थे। तभी गुयू भी जियोयान के सीने के पास उस जेट की बोतल को देखकर काफी ज्यादा शौक होते हुए कहता है जियोयान के एंसेस्टर एसेंस कुई में कैसे सरवाइव कर सकते हैं और इसी के साथ साथ ये रिवाइव होने के लिए यूनिवर्स कुई का यूज कर रहे हैं। ऐसा आखिरकार क्यों हो रहा है? ये देखकर गुयू काफी ज्यादा शौक हो गया था और कुछ देर तक सोचने के बाद अचानक उसे एक बड़ा सा झटका लगता है और इसके बाद वो खुद से ही कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि जियोयान के एंसेस्टर जिस कल्टीवेशन मेथड की प्रैक्टिस करते थे वो वही कल्टीवेशन का मेथड था जो कि लंबे टाइम से इस कॉन्टिनेंट से गायब हो गया है। मुझे इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। गुयू को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे काफी बड़ा झटका लगा हो। टाइम पलक झपकते ही बीत जाता है और अब रात हो चुकी थी। जियोयान जो कि काफी देर से कल्टीवेशन में बैठा हुआ था वो भी अपनी बंद आंखों को खोलता है। इसके बाद जियोयान अपना हाथ फ्लिप करता है तो उससे एक ब्लैक कलर की फ्लेम निकलती है जो कि जियोयान के सामने एक ह्यूमन फिगर का शेप लेने लगती है। वो ब्लैक ह्यूमन फिगर जियोयान को देखते हुए कहती है जियोयान, टाइम आ गया है कि आप मुझसे किया हुआ अपना प्रॉमिस पूरा करें। ये सुनकर जियोयान उसकी बात को इग्नोर कर देता है और पूछता है निहिलिट डिवोरिंग फ्लेम, क्या तुम सच में एम्परर बनना चाहते हो? जिस पे निहिलिट डिवोरिंग फ्लेम मजाक करते हुए कहती है बस हो गया, ये आप पे डिपेंड करता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। आपको बस अपना प्रॉमिस पूरा करने की जरूरत है। ये सुनकर जियोयान अपना सिर हिलाता है और धीरे से कहता है अगर ये मामला है तो क्या तुम तैयार हो? जिस पे नेली डिवोरिंग फ्लेम कहती है मैं तो हजारों सालों से इंतजार कर रहा हूँ, मैं लंबे समय से तैयार हूँ, मुझे कोई भी बेकार की तैयारी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तब जियोन कहता है अगर ये मामला है तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और इसके बाद जियोन आसमान में चला जाता है और वहां पे क्रॉस लेग करके बैठ जाता है और नीले डिवोरिंग फ्लेम को देखते हुए चिल्लाता है
नीली डिवोरिंग फ्लेम, मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारी बॉडी के अंदर डुई कुई पूरी तरीके से फुल हो चुकी है। बस तुम्हें अब ब्रेक थ्रू करने के लिए दी कुई का यूज करना है। इसके बाद जियान कहता है, मैं हेवन और अर्थ के बीच की एनर्जी को ऑब्जॉर्व करने की कोशिश करूंगा, जबकि आपको केवल ओरिजिन कुई को ही ऑब्जॉर्व करना है। जब तक आप पर्याप्त ओरिजिन कुई को ऑब्जॉर्व करेंगी तो मुझे विश्वास है कि 10 दिन से भी कम के टाइम पे आप एम्परर लेवल में ब्रेक थ्रू कर लेंगी। एम्परर लेवल मतलब डूडी लेवल। ये सुनकर नीले डिवोरिंग फ्लेम की आंखें शाइनिंग होने लगती हैं, लेकिन जैसे ही वो कुछ बोलने वाली थी कि तभी अचानक एक आवाज आती है, जियोयान, मेरा सुझाव है कि आप उसकी मदद करने से पहले उसे अपनी जेट की बोतल दें। अगर ये बुरा नहीं है तो ये बहुत काम का होना चाहिए। ये सुनकर जियान काफी ज्यादा शौक होता है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी वो अपना सिर हिला देता है क्योंकि उसे गुयू पे पूरा भरोसा था। नीली डिवोरिंग फ्लेम भी जब ये बात को सुनती है तो उसे काफी बड़ा शौक लगता है और वो तुरंत ही उन ओल्ड मैन की तरफ देखने लगती है और उसकी बॉडी अचानक से कांपने लगती है। वो देख रही थी कि गुयू उसे देखकर स्माइल कर रहे थे। ये देखकर तो उसके हाव भाव ही अचानक से बदल जाते हैं। तभी जियान स्माइल करते हुए कहता है, डरने की जरूरत नहीं है, वो ओल्ड बोन चिलिंग फ्लेम है, वो तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये सुनकर नीली डिवोरिंग फ्लेम तुरंत ही जियान की तरफ देखती है, जिसके बाद जियान अपना हाथ बढ़ाते हुए जेट की बोतल को नीली डिवोरिंग फ्लेम की तरफ दे देता है और कहता है, ये मेरे एंसेस्टर से जुड़ा हुआ है, तो ध्यान रखना कि इसे कोई भी नुकसान ना हो, वरना तुमने तो देखा ही है कि एल्डर गू कितने ज्यादा खतरनाक हैं। ये सुनकर नीली डिवोरिंग फ्लेम तुरंत ही गुयू की तरफ देखती है और इसके बाद अपनी आंखों को बंद कर ट्रेनिंग स्टार्ट कर देती है। नीली डिवोरिंग फ्लेम के हाथों में जेट की बोतल को देखकर गुयू भी स्माइल कर देते हैं और इसके बाद वो देख सकते थे कि वो दोनों ही अपने अपने रिट्रीट में चले गए हैं। जिसके बाद अचानक से एटमॉस्फेयर में काफी सारे चेंजेस आते हैं और हवा और तूफान आने लगता है। इस तूफान के कारण कभी दिन हो जाता था, कभी रात दिखती थी, कभी दिन कभी रात, और यही कंटिन्यू चलता रहता था। लेकिन जियोयान और नीली डिवोरिंग फ्लेम अभी भी अपने रिट्रीट में कंटिन्यू बने हुए थे। 10 दिन बाद जियान अपनी आंखों को खोलता है और अपने हाथ को फ्लिप करके उस जेट की बोतल को अपने पास ले लेता है और स्टोरेज रिंग में रख लेता है। एल्डर गुयू भी जियोयान को जागता हुआ देखकर स्माइल कर देते हैं। इसके बाद हमें नीली डिवोरिंग फ्लेम दिखाई जाती है, जो कि काफी जोर से गर्जना करते हुए उठती है और उसकी बॉडी से ब्लैक कलर की फ्लेम्स काफी ज्यादा हैवी तरीके से निकलने लगती है और उसका ऑरा भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगने लगता है। नीली डिवोरिंग फ्लेम को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे स्पेस और अर्थ उसकी बॉडी का ही पार्ट हो। जियोयान नीली डिवोरिंग फ्लेम को देखता है और इसके बाद वो कुछ कर पाता कि तभी आसमान में ब्लैक लाइटिंग का एक गोला ऊपर जाता है और इसके बाद तेजी से नीचे गिरने लगता है। इसके बाद नीली डिवोरिंग फ्लेम उस लाइटिंग के गोले को देखती है और तेजी से दहाड़ते हुए अपने हाथ की सील को तेजी से बदलने लगती है। उसके हाथ की फॉर्मेशन को देखकर गुयू के हाव भाव भी तुरंत बदल जाते हैं। हालांकि वो कुछ भी नहीं कहते। गुयू अपना हाथ तुरंत ही अपनी आस्तीन पे रख लेते हैं और इसके बाद उनके हाथ से एक लाइट की किरण निकलती है, जो कि जियोयान के पास जाकर धीरे से टिमटिमाने लगती है। हालांकि जियोयान अभी भी आसमान की तरफ ही देख रहा था और उसे पता था कि अगर नीली डिवोरिंग फ्लेम थोड़ी देर तक और इसे सह सकती है तो वह ब्रेक थ्रू करने में कैपेबल होगी। हालांकि एल्डर गू देख सकते थे कि नीले डिवोरिंग फ्लेम का जो ऑरा है वो धीरे धीरे वीक होता जा रहा है। तभी आकाश में एक ब्लू कलर का एनर्जी बैरियर दिखाई देता है, जो कि एक पावरफुल पाम को क्रिएट करता है और वो सीधे ही नीले डिवोरिंग फ्लेम की तरफ शूट कर दिया जाता है। कोई भी देखकर ये बता सकता था कि अगर ये पाम अटैक नीले डिवोरिंग फ्लेम से टकराता है तो वह तुरंत ही मर जाएगा। हालांकि उसी टाइम पे एक ब्लैक कलर की लाइट साइन होती है और आसमान में सब कुछ गायब हो जाता है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। हालांकि वहां पे नीली डिवोरिंग फ्लेम किसी को दिखाई नहीं देती कि वो कहां गई। और इसी के साथ फिर हमें हजारों मील दूर एक हिडन रूम दिखाया जाता है, जहां पे एक हाफ एज्ड मैन अपनी बंद आंखों को धीरे धीरे खोलता है और उसी डायरेक्शन में देखता है जहां पे जियोयान था। उसी टाइम पे दूसरी जगह से भी लाल आंखों का एक जोड़ा उसी डायरेक्शन में देखता है। ये दो लोग हैं जो कि अलग अलग डायरेक्शन में देख रहे हैं और इसी के बाद वो एक साथ ही कहते हैं, क्या बात है, आखिरकार वो कौन है जो कि स्काई के बॉर्डर को भी टच करने की हिम्मत करता है। इसके बाद हमें जियोयान और गुयू दिखाए जाते हैं, जो कि एक पहाड़ की चोटी में खड़े होते हैं और आसमान में कुछ देख रहे होते हैं। हालांकि तभी जियोयान अपनी आंखों को बंद करता है और अपनी दाईं ओर की तरफ देखता है। कुछ ही मिनटों बाद जियोयान अचानक अपनी आंखों को खोलता है और आसमान की तरफ देखता है। हालांकि वहां उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। जिसके बाद जियोयान काफी ज्यादा शॉक होते हुए एल्डर गुयू की तरफ देखते हुए पूछता है कि एल्डर गू, क्या आपने कुछ देखा है। जियोयान पूछता है कि एल्डर गू, क्या आपने नीले डिवोरिंग फ्लेम को देखा है जब वो व्हाइट कलर की रोशनी साइन होती है, क्योंकि जियोयान ने वहां पे व्हाइट कलर की रोशनी को साइन होते देखा था और इसके बाद उसे नीले डिवोरिंग फ्लेम कहीं पे भी नहीं दिखी।
मुझे तो लगता है गुयू ने किडनैप कर लिया उसको, क्योंकि व्हाइट फ्लेम तो उन्हीं के पास है। जियोयान ने सिर्फ वहां पे व्हाइट फ्लेम को ही देखा था, जिसके कारण उसे वहां पे क्या हुआ कुछ भी पता नहीं था। जब गुयू ये बात सुनते हैं तो अपने हाथ से अपनी उंगली को चुपचाप घुमाते हैं, जिसके बाद आसमान में एक लाइट जाती है जो कि नथिंग में ही गायब हो जाती है। क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था तो जियोयान को भी कुछ नहीं दिखा था और ना ही वो उस पर ध्यान दे पाया था। जियोयान के क्वेश्चन से गुयू के हाव भाव बिल्कुल भी चेंज नहीं होते और वे अपना सिर बेबसी से हिला देते हैं, जो देखकर जियोयान काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है और उनसे धीरे से बोलता है, ये कैसे हो सकता है, यहाँ तक कि आप एल्डर, आपने भी इस पे ध्यान नहीं दिया। जियोयान की बात को सुनकर गुयू के हाव भाव तो बदल जाते हैं। हालांकि वो जियोयान को जवाब देते हुए कहते हैं कि कोई और रास्ता नहीं है, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। जहाँ तक कि मेरा अनुमान है तो नीली डिवोरिंग फ्लेम को जिस चीज का सामना करना पड़ा था वो शायद स्पेशल स्टॉर्म था, जिसमें शायद वॉइड डिवाइन थंडर थी, इसीलिए मैं उसे खोजने और उसके बारे में पता लगाने में कैपेबल नहीं हूँ। ये सुनकर जियोयान कहता है, वॉइड डिवाइन थंडर, क्या आप ब्लैक हेवनली लाइटिंग के बारे में बात कर रहे हैं? जिस पे गुयू अपना सिर हिला देते हैं और इसके बाद कंटिन्यू रखते हैं और कहते हैं, वॉइड डिवाइन लाइटिंग वॉइड में रहती है, आप इसे ब्लैक डेमन लाइटिंग के पीक लेवल के बराबर समझ सकते हैं। ड्रैगन क्लेन की ही तरह ये स्पेस में ट्रैवल कर सकती है और दुनिया में किसी भी चीज को नष्ट करने की पावर रखती है। और इसके बाद गुयू कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे विश्वास है कि वो जहाँ भी होगा ठीक होगा और शायद हो सकता है फ्यूचर में उसे कुछ अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट भी मिल सकते हैं। गुयू की बात को सुनकर जियोयान थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है और इसके बाद वो नीले डिवोरिंग फ्लेम के बारे में चिंता करना छोड़ देता है। इसके बाद गुयू स्माइल करते हुए जियोयान की बॉडी के अंदर इंटर होने ही वाले थे कि तभी जियोयान उनकी तरफ देखकर स्माइल करते हुए उनसे एक क्वेश्चन करता है, जो देखकर गुयू कहते हैं, अब क्या हुआ छोटे साथी, क्या आपके पास अभी भी कोई अजीब सा सवाल है? क्या आप एक ही बार में सारे सवालों को नहीं पूछ सकते क्या? मेरे जैसा ओल्ड मैन आपके इतने सारे सवालों का जवाब नहीं दे सकता है। ये सुनकर जियोयान अजीब तरीके से स्माइल करता है और अपने सिर को खुजलाता है। इसके बाद जियोयान कहता है, ओल्ड गू, मेरे पास वास्तव में इस बार कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि क्या आप मुझे फ्लेम मंत्रा का आधा पार्ट दे सकते हैं? ये सुनकर गुयू कहते हैं, आपने ये मुझसे पहले क्यों नहीं मांगा? अगर मुझसे आप पहले मांगते तो मैं आपको ये पहले ही दे देता। ये सुनकर जियोयान काफी ज्यादा चौंक जाता है और फिर वो याद करता है कि जब उसने ये पिछली बार मांगा था तो गुयू ने कहा था कि उसका फाउंडेशन अभी भी स्टेबल नहीं है और वो अभी भी इसे हैंडल करने में कैपेबल नहीं है। और अब जब जियोयान ने इसे मांगा है तो वो जियोयान को ही दोषी ठहरा रहा है। तभी गुयू अचानक कुछ कहते हैं और जियोयान के सिर के ऊपर भिन भिनाने की आवाज फील होने लगती है और जियोयान काफी ज्यादा घबरा जाता है। इसी के साथ जियोयान का जो दिमाग होता है वो भी काफी बुरी तरीके से हिल गया होता है और उसके पूरे चेहरे पे ठंडा पसीना फैल गया था। गुयू ने ये जो कुछ भी किया था इससे जियोयान काफी बुरी तरीके से डर गया था। आखिरकार इस बात में कोई भी शक नहीं था कि गुयू ने कहा था कि जियोयान का जो फाउंडेशन है अभी भी स्टेबल नहीं है। गुयू के द्वारा कलेक्ट की गई इंफॉर्मेशन की क्वांटिटी को देखकर जियोयान समझ गया था कि अगर वो 2 स्टार हाफ मार्शल एम्परर के टॉप पर नहीं पहुंचा होता तो वो इस अटैक से पूरी तरीके से अपनी माइंड पावर को खो देता। जियोयान बहुत जल्दी ही अपने आप को स्टेबल करता है और इसके बाद वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को अपने सिर के ऊपर ले जाता है। इस समय जियोयान के दिमाग के अंदर एक रेड कलर का फायर लोटस देखा जा सकता था, जो कि काफी ज्यादा हैवी हीट को प्रोड्यूस कर रहा था, जिसके कारण जियोयान की जो स्पिरिचुअल पावर थी वो भी जल रही थी। आखिरकार जियोयान की सोल पावर उस फायर लोटस को घेर लेती है और उसके सामने एक बैरियर को क्रिएट कर देती है। जियोयान उस फायर लोटस के पास जाने की पूरी कोशिश कर रहा था और उसे अपनी बॉडी के साथ फ्यूज करने की भी पूरी कोशिश कर रहा था। जलने की आवाज के साथ ही साथ जियोयान के जो चेहरा होता है वो पूरी तरीके से लाल हो जाता है और वो काफी ज्यादा स्ट्रेस में भी दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसकी माथों में नसें निकल आई थी, जो देखकर कोई भी बता सकता था कि जियोयान को काफी बुरी तरीके से पेन हो रहा है। जियोयान ने अपने दांतों को कसकर जकड़ा हुआ था, उसकी पूरी बॉडी पसीने से तरबतर हो गई थी और पूरे कपड़े पसीने में भीग चुके थे। तभी गुयू की आवाज आती है, मुझे सच में नहीं पता छोटे साथी कि मैं तुम्हारे बारे में क्या कहूँ। आप एक टूटी हुई डुइकुई मेथड को रिफाइन करने के लिए इस तरीके से फाइट कर रहे हैं। मैं वास्तव में आपकी यहाँ पे कोई भी हेल्प नहीं कर पा रहा, मैं सच में काफी ज्यादा हेल्पलेस फील कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि आपको अपनी बॉडी के अंदर हेवनली फ्लेम्स को एक्टिवेट करना चाहिए, वो इसे रिफाइन करने में आपकी हेल्प करेंगी और आप जल्द से जल्द इसे रिफाइन कर सकते हैं। ये सुनकर जियोयान उस रेड कलर के फायर लोटस पे दबाव बनाने की पूरी कोशिश करता है और साथ ही साथ सभी हेवनली फ्लेम को एक्टिवेट कर देता है और अपनी बॉडी के अंदर सिर के ऊपर उन्हें इकट्ठा करने लगता है।
ये देखकर जियोयान के सिर के ऊपर का वो रेड अग्नि कमल खतरे को फील कर लेता है और काफी बुरी तरीके से घूमने लगता है, जिसके कारण काफी ज्यादा हैवी हीट प्रोड्यूस होने लगती है और वो जाकर सीधे जियोयान के सोल बैरियर से टकराती है, जिसके कारण जियोयान का पूरा शरीर अचानक से कांपने लगता है। लेकिन जियोयान फिर भी इस पेन को काफी ज्यादा फोर्सफुली सहन कर रहा था और इसके बाद जियोयान अपनी सभी हेवनली फ्लेम को अपने सिर के ऊपर इकट्ठा करता है और उस फायर लोटस के चारों तरफ लपेट देता है। वो फायर लोटस जैसे ही अपने आसपास हेवनली फ्लेम्स को देखता है तो वो तुरंत ही अपना बिहेवियर चेंज करके काफी ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है। हालांकि वो अभी भी जियोयान के कंट्रोल में नहीं था, लेकिन क्योंकि वो फायर लोटस अब शांत हो गया था तो जियोयान भी थोड़ा सा रिलैक्स फील करके सांस लेता है। इसके बाद जियोयान के गाइडेंस में वो हेवनली फ्लेम धीरे धीरे अलग होती हैं और एक प्रिजन को क्रिएट कर देती हैं। फायर लोटस उस प्रिजन से बचने के लिए काफी ज्यादा फाइट कर रहा था, लेकिन क्योंकि ये प्रिजन हेवनली फ्लेम से बना हुआ था जिसके कारण ना ही वो आगे बढ़ पा रहा था और ना ही पीछे हट पा रहा था। ये देखकर जियोयान थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है और इसके बाद हेवनली फ्लेम को कंट्रोल करके उस फायर लोटस के पास पहुंचता है और इसके बाद वो पूरे ही फायर लोटस को कवर कर लेती है, जिसके कारण वो फायर लोटस धीरे धीरे शांत हो जाता है और हेवनली फ्लेम के पास होने के कारण वो एज अ फ्रेंड उससे रिएक्ट कर रहा था। 2 घंटे तक यही प्रोसीजर चलने के बाद सारी हेवनली फ्लेम उसके चारों ओर लिपट जाती हैं और आखिर में वो फायर लोटस सभी हेवनली फ्लेम के साथ मिक्स हो गया था। वो फायर लोटस काफी ज्यादा रंग बिरंगा दिखाई दे रहा था क्योंकि उसमें सभी हेवनली फ्लेम फ्यूज हो चुकी थी। जियोयान अपनी स्पिरिचुअल पावर की हेल्प से ये फील कर सकता था कि वो फायर लोटस जियोयान के हेवनली फ्लेम का ही एक पार्ट बन गया है। ये देखकर जियोयान काफी ज्यादा रिलैक्स तरीके से स्माइल करता है और इसके बाद जियोयान के एक ही थॉट के साथ वो फायर लोटस थोड़ा सा कांपता है और एक ब्लास्ट के साथ अनगिनत छोटे छोटे फायर पार्टिकल में चेंज हो जाता है और इसके बाद वो फायर लोटस 3 फायर नेट में चेंज हो जाता है। जियोयान ने इन्हें अलग अलग रिफाइन करने वाला था, हालांकि गुयू ये सब देख रहे थे लेकिन वो जियोयान को कुछ भी नहीं कहते। तभी जियोयान के हाथों की फॉर्मेशन चेंज होती है और उन तीनों नेट से एक फ्लेम निकलती है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रही थी और ऐसा लग रहा था कि ये आसमान को जला सकती है और समुद्र को उबाल सकती है, क्योंकि जियोयान ने इसे रिफाइन करना स्टार्ट कर दिया था। हालांकि वो फायर लोटस पहले ही ब्लास्ट होकर छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड हो गया था, लेकिन जियोयान को अभी भी इन्हें रिफाइन करने में प्रॉब्लम हो रही थी। ये देखकर जियोयान तुरंत ही अपनी हेवनली फ्लेम को चार्ज करता है और 2 नेट्स को एक साथ ही रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है और इसके बाद जियोयान अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करता है, जिसके कारण जो फायर पार्टिकल्स होते हैं वो काफी ज्यादा प्रेशर फील करने लगते हैं और इसके बाद वो रिएक्ट करना कम कर देते हैं। हालांकि कुछ पार्टिकल अभी भी रिएक्ट कर रहे थे लेकिन ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। इसके बाद जियोयान अपने कल्टीवेशन और उसे रिफाइन करने की प्रोसीजर को स्टार्ट कर देता है और वेट करने लगता है। इसके बाद हमें सीन शिफ्ट होता हुआ दिखाया जाता है और सीन शिफ्ट होता है किंगयांग सिटी के आसमान के ऊपर, जहां पे 8+ ह्यूमन फिगर ब्लैक फॉग के ऊपर खड़े हुए थे। उन 8+ ब्लैक फिगर को देखकर किंगयांग सिटी में तुरंत ही हंगामा मच जाता है और सभी लोग काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। यहाँ पे लियू फैमिली के चीफ लियू हुआबाई और फर्स्ट एल्डर सिंह चैन डिस्कशन हॉल से बाहर निकलते हैं और आसमान में उन 8+ ह्यूमन फिगर को देखते हैं। तभी लियू हुआबाई आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी फर्स्ट एल्डर उसे रोक देते हैं और इसके बाद वो कहते हैं, चीफ हम इनमें से किसी को भी नहीं जानते हैं, लेकिन उनके कपड़े और उनका ऑरा देखकर मुझे बिल्कुल भी वो अच्छे लोग नहीं लग रहे हैं। यही बेहतर होगा कि आप ना जाएं। और वैसे भी मुझे लग रहा है कि वे सभी यहाँ पर सीनियर जियोयान को ढूंढने के लिए आए हैं, इसीलिए ये ज्यादा अच्छा होगा कि आप उन्हें अलर्ट ना करें। जो देख कर लियू हुआबाई पीछे हट जाता है। हालांकि वो पीछे हट ही पाता कि तभी अचानक एक वॉइस आती है जो सुनकर उनके हाव भाव तुरंत ही हरे हो जाते हैं और वो वॉइस होती है, हिलना मत, कोई भी मूवमेंट नहीं करेगा वरना ये अच्छा नहीं होगा। इस वॉइस को सुनकर लियू हुआबाई और सिंह चैन दोनों ही कांपने लगते हैं और उनके फेस इंप्रेशन काफी ज्यादा चेंज हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस वॉइस को सुनकर फील कर लिया था कि इस वॉइस का ओनर ठीक उनके पीछे था और वो इस चीज से ज्यादा ही शौक थे कि आखिरकार इतना करीब होने के बाद भी वो उसके ऑरे को फील क्यों नहीं कर पा रहे थे। तभी पीछे से वॉइस फिर से आती है कि मैं इतने टाइम से आप लोगों के साथ रह रहा हूँ, फिर भी आप लोग सच में मुझे नहीं जानते। मैंने नहीं सोचा था कि आप मेरी वॉइस को सुनकर इस हद तक कांप जाएंगे। मुझे लगता है कि ये जियोयान की वही बिल्ली होगी। हालांकि राइटर ने अभी भी इस अननोन मैन को रिवील नहीं किया है कि ये कौन है, हो सकता है कि हमें आगे पता चले। ये सुनते ही उन दोनों के होश उड़ जाते हैं और इसके बाद वे एक दूसरे को देखते हैं और फिर लियू हुआबाई एक धीमी आवाज में पूछता है, एल्डर क्या आप लोग इन लोगों को जानते हैं? जिस पे वो ह्यूमन फिगर कहती है, नहीं मैं उन्हें नहीं जानता, हालांकि अगर हम फ्यूचर की बात करें तो मैं उन्हें जरूर जानूंगा। ये लोग सच में परेशानी खड़ी करने वाले लोग हैं।
हालांकि मुझे अभी भी इसका रीज़न नहीं पता, तो फिलहाल हम सिर्फ उनसे बच सकते हैं। यह सुनकर ली हुआबाई और ल्यू सिंग चैन अपना सिर हिला देते हैं और इसके बाद और कोई क्वेश्चन नहीं करते और ऊपर देखने लगते हैं। इसके बाद हमें आसमान में वो ब्लैक 8 फिगर्स दिखाई देती हैं, जिसके आगे वाले व्यक्ति को पीछे वाला व्यक्ति कहता है, थर्ड हॉल मास्टर, मेरा ट्रस्ट करिए कि जियोयान का ऑरा यहाँ पर है। हालांकि जियोयान ने जानबूझकर इसे छिपाया है, इसीलिए हमें उसकी लोकेशन का पता नहीं चल पा रहा है। तभी थर्ड हॉल मास्टर कहता है कि मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि जियोयान पहले ही यहाँ से जा चुका है। तभी एक वॉइस आती है कि वो कचड़ा, क्योंकि वो यहाँ पर नहीं है तो अब हमें यहाँ पर और देर तक नहीं रुकना चाहिए। अगर वो यहाँ पर होता और मुझे मिलता तो मैं उसे मार डालता। और ये वॉइस ओल्ड फ्लेम डेमन घोस्ट की होती है। थर्ड हॉल मास्टर जैसे ही किंग यांग सिटी को नीचे स्कैन करता है तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करता है, हालांकि वो कहता कुछ भी नहीं है। इसके बाद वो ओल्ड फेमन घोस्ट की तरफ देखता है और शहर के बाहर की तरफ उड़ जाता है। हालांकि जाने से पहले वो बस एक ही वर्ड कहता है, तुम वहाँ किस लिए खड़े हो और वो किस दिशा में गया है, जल्दी से मुझे रास्ता बताओ वरना मैं अभी तुम्हें मार दूंगा। ये सुनकर ओल्ड फ्लेम डेमन घोस्ट थोड़ा सा गुस्सा तो होता है, लेकिन कुछ भी नहीं कहता और सीधा उन्हें गाइड करना स्टार्ट कर देता है। उनके जाने के बाद सभी लोग थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं। इसके बाद सीन ल्यू मैंसन पे शिफ्ट होता है, जहाँ पे ल्यू हुआबाई और ल्यू सिंग चैन जैसे ही पलटते हैं तो उन्हें व्हाइट कपड़े पहने हुए एक ह्यूमन फिगर दिखाई देती है, जिनके हाथ में जेड फेदर का एक पंखा था। जैसे ही वो उसे खोलते हैं तो चारों तरफ मेडिसिनल पिल की जो स्मेल होती है वो चारों तरफ फैल जाती है। ये देखकर ल्यू हुआबाई और ल्यू सिंग चैन उन्हें जरा भी नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं करते और तुरंत ही झुककर उन्हें ग्रीट करते हैं, जिसपे वो एल्डर स्माइल कर देते हैं और कहते हैं, आपको इतना ज़्यादा पोलाइट होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, मुझे इन सब चीज़ों की कोई परवाह नहीं है, आप लोग टेंशन फ्री होके जो भी आपकी मर्जी में हो वो कर सकते हैं। ये सुनकर वो तीनों लोग अपना सिर हिला देते हैं और इसके बाद ली हुआबाई पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि जब आप यहाँ पर आए हैं तो क्या एल्डर के पास कोई मिशन है। जिस पर वो एल्डर कहते हैं, नहीं, ये केवल सिर्फ उन लोगों के कारण था जो कि ना तो ही इंसान है और ना ही भूत, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं अपने आप को यहाँ पे कभी भी अपेयर नहीं करता। ये सुनकर वो लोग तुरंत ही बोलते हैं, सॉरी। वो एल्डर कहते हैं, अगली बार से आप मुझे एल्डर मत कहना, एल्डर कहने से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मेरा नाम बाई हुआ है और फ्यूचर में आप सब मुझे मेरे नाम से ही बुलाइएगा। अगर आप मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाना चाहते तो आप मुझे बिग ब्रदर भी कह सकते हैं, लेकिन मुझे एल्डर कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर वो दोनों ली हुआबाई और ल्यू सिंग चैन एक दूसरे को देखते हैं और जिसके बाद अपना सिर हिला देते हैं और इसके आगे वो कुछ भी नहीं कहते। इसके बाद सीन वापस से जियोयान पर शिफ्ट होता है, जो कि अपनी हाथों की फॉर्मेशन को चेंज करते हुए तेजी से चिल्लाता है, मर्ज। जिसके बाद जियोयान अपनी हेवनली फ्लेम को काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है और अपनी बॉडी के सभी चैनलों से उसे पास कराता है। ये हेवनली फ्लेम जियोयान के चैनलों से पास होकर वापस से फ्लेम मंत्रा क्वी मेथड के पास लौट आती हैं, लेकिन वे किसी अननोन रीजन के कारण एक बार फिर से अपने रास्ते से भटक जाती हैं। हालांकि जियोयान अपनी हेवनली फ्लेम को इस नई क्वी मेथड से बार बार पास कराता है और अपने चैनलों से हेवनली फ्लेम को चार्ज करता है। जियोयान इस क्वी मेथड से पूरी तरीके से फैमिलियर होने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे ये क्वी मेथड जियोयान के कुछ अननोन चैनल से भी प्रसारित होने लगता है और जिसके बाद जियोयान अपनी बॉडी में थोड़ी सी पावर को बढ़ता हुआ भी फील कर सकता था। कुछ घंटे तक रिफाइन और मर्ज करने के बाद जियोयान ने फ्लेम मंत्रा क्वी मेथड के इस हिस्से को पूरी तरीके से रिफाइन कर लिया था। अब जियोयान के पास फ्लेम मंत्रा के 2 पार्ट हो चुके हैं और 4 पार्ट अभी जियोयान को और चाहिए। हालांकि अभी भी ये फ्लेम मंत्रा थोड़ा सा कच्चा था, लेकिन ये जियोयान के लिए पहले ही काफी ज्यादा ठीक था। जियोयान जैसे ही इसे एक्टिवेट करता है तो वो अपनी बॉडी को काफी ज्यादा स्ट्रेस फील पाता है, स्ट्रेस लेस पाता है और हर एक चीज को करने में उसे काफी ज्यादा ईजी हो रहा था। जियोयान अपनी डुइक्वी को स्प्रेड और कंडेंस काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ कर रहा था, जो देखकर जियोयान अचानक से काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। जियोयान समझ गया था कि अब इस क्वी मेथड के कारण उसका कल्टीवेशन और भी फास्ट हो जाएगा, जिसके कारण फ्यूचर में अपनी एनिमीज से लड़ते हुए जियोयान थोड़ा और कॉन्फिडेंट फील कर सकता है। तभी अचानक गुयू की वॉइस आती है, छोटे साथी, ये बुरा नहीं है, इतने कम टाइम पे तुमने फ्लेम मंत्रा को पूरी तरीके से रिफाइन और मर्ज कर लिया है, इसीलिए इसे बुरा नहीं माना जा सकता। फ्लेम मंत्रा की प्रेजेंट टाइम की कल्टीवेशन को देखते हुए मैं आपको कह सकता हूँ कि ये मैन लेवल क्वी मेथड के स्तर पर पहुँच चुका है, लेकिन दुर्भाग्य से ये क्वी मेथड अभी भी पूरा नहीं है, इसीलिए आपको इसकी आदत डालने में अभी कुछ टाइम तो लगेगा ही। जिस पे जियोयान स्माइल कर देता है और कुछ भी नहीं कहता।
जियोयान को पता था कि उसे वही करना है जो तूसी एशियन गॉड ने प्री डिफाइन किया है। अगर जियोयान इसे वैसे ही करता है जैसा तूसी एशियन गॉड बना के गए थे तो जियोयान को पता था कि वो कभी भी जियोयान को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। साथ ही साथ जियोयान को अभी पावर की और भी ज्यादा जरूरत थी, इसीलिए गुयू के गाइडेंस में उसे भटकना कम पड़ेगा, जो कि उसके लिए सबसे अच्छी चीज थी। इसके बाद वो लोग कुछ बातें करते हैं और सीन नेक्स्ट मॉर्निंग पे शिफ्ट होता है, जहाँ पे पहाड़ की चोटी दिखाई जाती है जो कि सुबह की सूरज की रोशनियों से चमचमा रही थी। और जिसके बाद वो रोशनियां और किरणें जियोयान के चेहरे पर पड़ती हैं, जिसके बाद जियोयान जो कि अपने रिट्रीट में था धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलता है। और इसके बाद वो तुरंत ही उठकर खड़ा होता है और अपने कपड़ों को ठीक करता है और इसके बाद एशियंट स्वेज सिटी की तरफ उड़ जाता है। कुछ दिनों के बाद वो 8 एशियंट फिगर उस पहाड़ की चोटी में खड़ी थी और ये 8 फिगर वही ओल्ड फ्लेम डेमन घोस्ट का ही ग्रुप था। कुछ देर तक उस जगह को स्कैन करने के बाद वो कहते हैं, थर्ड हॉल मास्टर, ये वही जगह है जहाँ पे जियोयान कुछ दिन पहले रुका था और मुझे लगता है कि वो कुछ ही दिन पहले यहाँ से गया है। हमारी स्पीड को देखते हुए हमें लगता है कि हम जियोयान को काफ़ी जल्दी ही पकड़ लेंगे। ये सुनकर थर्ड हॉल मास्टर उस दिशा की तरफ देखता है जहाँ पे जियोयान उड़कर गया था और इसके बाद वो कहता है कि जियोयान एशियंट स्वेज सिटी की तरफ गया है, मुझे लगता है कि वो साउथ रीजन को छोड़ना चाहता है। और इसके बाद वो स्माइल करते हुए कहता है कि उसे क्या लगता है कि वो साउथ एरिया को छोड़ने के बाद बच जाएगा। और इसके बाद वो उसी डायरेक्शन में हाथ करके कहता है, चलिए चलते हैं, हमें 3 दिनों के अंदर जियोयान से मिलना चाहिए और उसे साउथ एरिया से बाहर जाने से रोक देना चाहिए। जिसके बाद सभी लोग आंसर में सिर हिला देते हैं और जियोयान की दिशा की तरफ उड़ जाते हैं। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है 2 दिन बाद का, जहाँ पे एक काफी उजाड़ सा शहर दिखाई देता है, जहाँ पे जियोयान एक पब की सेकेंड स्टोरी में खिड़की पर एक मेज पर बैठा हुआ था। वो चुपचाप वहाँ पे चाय पी रहा था और लोगों को आते जाते भी देख रहा था। और इसके बाद वो उठने के बाद जाने ही वाला था कि तभी अचानक से गुयू की आवाज आती है, जो कि जियोयान को रोकते हुए कहते हैं बैठो, मुझे लगता है कि अभी जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, थोड़ी देर बाद हमें एक अच्छा शो देखने को मिलना चाहिए। ये सुनकर जियोयान के फेस इंप्रेशन थोड़ा सा चेंज होते हैं और वो गुयू से पूछता है, ओल्ड गु आपका क्या मतलब है? जिसमें वो हंसते हुए कहते हैं कि मुझे लगता है कि जिन लोगों का आप वेट कर रहे थे उनका ग्रुप आ रहा है। मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि आप जिस डायरेक्शन से आए हैं उसी डायरेक्शन में 8 हाफ एम्परर लेवल के वॉरियर आपका पीछा करते हुए आ रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्हें यहाँ पहुँचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये सुनते ही जियोयान के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो तेजी से खिड़की के बाहर देखता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखाता। फिर वो गुयू से पूछता है उनकी पावर कैसी है, जिसमें वो स्माइल करते हुए कहते हैं कि मुझे लगता है आपको हराने के लिए उनके पास पर्याप्त पावर होनी चाहिए। ये सुनकर तो जियोयान काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है, लेकिन वो उनकी बातों को कंटिन्यू सुनता रहता है। तभी गुयू कहते हैं उनकी एक साथ पावर मिला दी जाए तो वो आपके लिए दबाव बनाने के लिए काफ़ी है। अगर मैं आपको बताऊं तो उनमें जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है वो 7 स्टार हाफ एम्परर है। इसके बाद 2 4 स्टार हाफ एम्परर और 5 1 स्टार हाफ एम्परर हैं, जबकि जियोयान हमारा 2 स्टार हाफ एम्परर है। जियोयान कुछ भी नहीं कहता और अपना सिर हिला देता है और इसके बाद वो तुरंत ही वहां से गायब हो जाता है। और इसके बाद आसमान में व्हाइट ह्यूमन फिगर दिखाई देती है, जिसे आसपास बैठे हुए लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड तरीके से देख रहे होते हैं। ऑब्वियसली ये अपना हीरो जियोयान होता है, जो कि पीठ के पीछे हाथ किए हुए होता है और उसकी आंखें बंद होती हैं, चेहरे पे कोई भी रिएक्शन नहीं होता और बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट आसमान में खड़ा उनका इंतजार कर रहा होता है। कुछ देर बाद आसमान में ब्लैक कलर के डॉट दिखाई देते हैं, जो कि कुछ ही टाइम में जियोयान के 100 फीट के एरिया में एंटर हो जाते हैं। और इसके बाद उनमें से एक बोलता है, जियोयान, मैंने तुम्हारा नाम कई बार सुना है, क्या तुम्हें पता है कि हम लोगों ने तुम्हारा कितना वेट किया? हमने 10 साल तक तुम्हारा वेट किया है और अंत में तुम अब आए हो। इस वॉइस को सुनकर जियोयान अपनी आंखों को खोलता है और उन सभी को देखता है और इसके बाद स्माइल करते हुए कहता है, मेरा इंतजार? मुझे लगता है मैं आप में से किसी से पहले कभी भी नहीं मिला, तो भला आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आप मेरा इंतजार कर रहे थे? तभी उनमें से एक एल्डर कहता है कि ऐसा लगता है कि सर जियोयान अभी भी बहुत सारी चीजें नहीं जानते हैं। अगर ये मामला है तो सर जियोयान कृपया आप हमारे साथ आइए, मेरे मास्टर व्यक्तिगत रूप से आपको सभी चीजें अच्छे से समझाएंगे। मुझे विश्वास है कि सर जियोयान हमारे साथ चलेंगे। ये सुनते ही जियोयान स्माइल करता है और मजाक करते हुए कहता है, मुझे अफसोस है कि मुझे लोगों के साथ रहना पसंद है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ नहीं चल सकता जो ना तो इंसान है और ना ही भूत हैं। ये सुनते ही थर्ड
हॉल चीप की आंखें काफ़ी ज़्यादा लाल हो जाती हैं और वो जियोयान को बुरी तरीके से देखता है, जिसके कारण उसकी बॉडी से मर्डरस ऑरा भी रिलीज होने लगता है। और इसके बाद वो थोड़ी देर बाद कहता है, ऐसा लगता है कि आप मेरे साथ चलने को तैयार नहीं हैं, तो आगे के लिए आपको मुझे दोष नहीं देना चाहिए। तुम सब जियोयान पर अटैक करो और जब तक आप उसे मार नहीं देते तब तक कुछ भी मायने नहीं रखता। और उसके इतना कहते ही उसके पीछे के सातों लोग जियोयान की ओर बढ़ जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि एक बड़ी फाइट बस छिड़ने ही वाली थी। तो ठीक है, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है गाइस। तो ये कोई भी मत कहना कि मैंने सस्पेंस पे रोक दिया, मैंने सस्पेंस पे रोक दिया। मैंने काफ़ी सारे चैप्टर एक्सप्लेन कर दिए हैं हिम्मत ना होने के बावजूद भी। तो आई थिंक कि आप मॉर्निंग तक वेट कर सकते हैं, और अगर तबीयत ठीक रही तो मैं मॉर्निंग को इसे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ओके गाइस, गुड नाइट। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।